दुनिया में इथेनॉल मिश्रित ईंधन की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बेहतर और तेल आयात पर निर्भरता कम करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है जिससे पुरानी गाड़ियों में दिक्कतें हो सकती है। फिर भी 2001 के बाद की गाड़ियां जो यूरो 2, यूएस टायर 1 या भारत के BS2 मानकों पर है, E50 ईंधन के बिना परेशानी के इस्तेमाल कर सकती है। 2023 के बाद की गाड़ियां E20 के लिए भी ठीक है। भारत में इथेनॉल गैर खाद्य चीज़ों से, भारी गुड्स और टूटे चावल से बनाया जाता है ताकि खाने की कमी न हो। लेकिन फिर भी खाने और ईंधन के लिए संसाधनों की टक्कर की चिंता बनी रहती है। इसके अलावा भारत को उर्वरक आयात के लिए हर साल $10 अरब खर्च करने पड़ते हैं, जो इथेनॉल से होने वाली बचत को कम कर सकता है। लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को पुरानी गाड़ियों की इथेनॉल सुसंगतता बनानी चाहिए और सरकार को साफ नीतियां बनाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पिपरवाह से 1898 में खोजे गए बुद्ध के अवशेषों को वापस लाया गया। ये अवशेष औपनिवेशिक काल में ले जाए गए थे और हाल ही में हांगकांग में नीलामी के लिए रखे गए थे। भारत ने कूटनीति और गोदरेज इंडस्ट्री जैसे निजी कंपनियों की मदद से इन्हें वापस लाया। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में निजी और सरकारी साझेदारी कितनी ज़रूरी है। लेकिन ये भी दिखाता है कि भारत में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए मजबूत नियमों की कमी है। इन अवशेषों को बंटवारा और कानूनी स्थिति अस्पष्ट थी। भारत को डिजिटल रजिस्ट्री बनानी चाहिए और वैश्विक नीलामी घराने के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों की निगरानी करनी चाहिए। साथ ही पवित्र अवशेषों की बिक्री रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की ज़रूरत है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें धारा 498A महिलाओं के खिलाफ क्रूरता रोकने वाला कानून के तहत गिरफ्तारी पर 2 महीने की रोक लगाई गई। यह फैसला दुरुपयोग की बात पर आधारित है, लेकिन इसमें वैवाहिक हिंसा के सामाजिक और कानूनी संदर्भ को नज़रअंदाज किया गया। ये कानून 1983 में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा रोकने के लिए बना था। कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड और पारिवारिक कल्याण समितियों को मामले भेजने की बात कही, जो इस कानून के मकसद को कमज़ोर करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के आंकड़े बताते हैं कि दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है कि हिंसा की शिकायतें कम दर्ज होती है। केवल 80% मामले में सजा होती है, जो सिस्टम की कमियों को दिखाता है। यह फैसला पीड़ित महिलाओं के अधिकारों को कमज़ोर करता है और पुराने फैसले सुशील कुमार शर्मा 2005 के खिलाफ जाता है, जिसमें कहा गया था कि दुरुपयोग के आधार पर कानून में कमज़ोर नहीं करना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सुधार हो रहा है। तमिलनाडु का मक्कमलाई थेड़ी मरुवत्थम और कर्नाटक का गृह आरोग्य जैसे कार्यक्रम गैर संक्रामक बीमारियों के लिए घर घर जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन इनमें नागरिकों की भागीदारी कम है। स्वास्थ्य शासन में आज अब सरकार के लिए साथ साथ नागरिक समाज, पेशेवर संगठन और यूनियन भी शामिल होंगे। लिविज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी और रोगी कल्याण समिति जैसे मंच बने हैं, लेकिन इनके विषय नियम स्पष्ट नहीं है। बैठकों अनियमित है और सामाजिक असमानता इनके काम को प्रभावित करती है। लोग अक्सर सिर्फ सेवाओं के लाभार्थी बन जाते हैं, न कि सक्रिय भागीदार। स्वास्थ्य प्रणाली में नेतृत्व ज़्यादातर डॉक्टर के पास होता है, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन की कम ट्रेनिंग होती है। प्रदर्शन को सेवाएं वितरण से मापा जाता है, न कि भागीदारी से। नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जागरूकता करना, हाशिए पर रहने वाले समूहों तक पहुंचाना और उनकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। स्वास्थ्य पेशेवरों को भी संरचनात्मक बाधाओं को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च है। इसे स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पर दिखाया गया, जो दिखाता है कि सरकार इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानती है। भारत में विशाल परियोजनाएं लाइक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे लंबे पुल और चौड़े एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन यह समावेशी विकास की जगह प्रतीकात्मक प्रभुत्व को बढ़ावा देती है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने आदिवासी समूहों को विस्थापित किया और हिंदू केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हिंदू सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पेश किया, जो कुछ समुदायों को अलग करता है। ये परियोजनाएं पर्यावरण और सामाजिक लागत को नज़रअंदाज करती है। पहले के इंजीनियरिंग चमत्कार लाइक कुएं और मुगल बाग लोगों की ज़रूरतों के लिए थे, लेकिन आज की परियोजनाएं राजनीतिक संदेश देती है। असली राष्ट्रीय उपलब्धि समावेशी विकास से मापी जानी चाहिए। भारत में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मामला चल रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि गूगल ने एंड्रॉयड में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को अनिवार्य किया है, जिसमें डेवलपर्स से 50-30 कमीशन लिया जाता है। गूगल ने अपने ऐप्स जैसे यूट्यूब्स को इस मामले से छूट दी है, लेकिन दूसरे को बाध्य किया है। साथ ही स्मार्टफोन निर्माताओं को गूगल के ऐप्स सर्च, क्रोम, यूट्यूब्स में प्री इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और वैकल्पिक भुगतान सिस्टम की अनुमति देने का आदेश दिया है। गूगल ने कहा है कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और उसका सिस्टम सुरक्षित है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जुर्माने को 260 करोड़ तक कम किया, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई आदेशों को बरकरार रखा। अगर सुप्रीम कोर्ट CEI के पक्ष में फैसला देता है तो उपभोक्ता को सस्ते विकल्प और भारतीय स्टार्टअप को बेहतर मौके मिल सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने विश्व शासन, आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थान शामिल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने इसे हिलाकर रख दिया। कुछ का मानना है कि ये व्यवस्था टिकाऊ है क्योंकि ये पहले भी संकटों से उबर चुकी है, जैसे कि चीन को WTO में शामिल करना, लेकिन ट्रंप की नीतियां लाइक व्यापार युद्ध, नाटो से दूरी और प्रतिबंध इसे बदलती रही है। एशिया में चीन और भारत जैसे देश अब अपनी स्थिति दिखा रही है। ट्रंप की नीतियों ने यूरोप और मध्य पूर्व में बदलाव लाए हैं। नई व्यवस्था में द्वितीय समझौते, द्विस्तरीय समझौते, व्यापार युद्ध और कम सहयोग दिखाने को मिल सकता है। तकनीकी बदलाव जैसे ड्रोन और AI भी इसे प्रभावित करेंगे। ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन अब ये अधिक अस्थिर और टकराव वाली होगी।